हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, और जैसा कि हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, और उसमें आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स भी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। वैसे तो हम चैप्टर 2 कर रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, और इसके 3 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो वो 3 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपके लिए आज के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो सीबीएसई 2020 और 21, ठीक है, मीन्स जो हमारा सेशन है 2021 का, ठीक है, तो 2020 और 2021 जो सीबीएसई का सिलेबस है, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो आपका ये पढ़ रहे हैं हमें चैप्टर, ठीक है। अब ये जो सिलेबस हमारा पॉलिटिकल साइंस का, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, और ये बहुत बड़ी चेंजेस है, ठीक है, कि काफी टाइम बाद कुछ चेंजेस किए हैं पॉलिटिकल साइंस में सीबीएसई ने, ठीक है। तो इस बार उसने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नई चीजें उसने अपडेट की है, और कुछ जो चीजें हैं उसको या तो कंप्रेस कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, या तो फिर उसे को हटाया गया है, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है आप लोगों को मिल गई होगी, ठीक है। अगर नहीं देखा है सिलेबस तो मैं इसमें इसका सिलेबस का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहां से आप सिलेबस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके सिलेबस का, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, सिलेबस के अंदर, वो एक इम्पोर्टेंट चेंजेस है, क्योंकि काफी टाइम से पॉलिटिकल में कोई चेंजेस नहीं आता, न्यू डाटा अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो न्यू डाटा को अपडेट करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। उसी चेंजेस के बिहाफ पे आज हम सेकंड चैप्टर में उस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने तीन क्लासेस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ है, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें हमारा मेन फोकस किस पे था? सोवियत संघ के ऊपर, ठीक है। किस पे था? सोवियत संघ के ऊपर, ठीक है। यूएसएसआर, या फिर कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस था। और सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा कि सोवियत संघ कैसे इमर्ज हुआ, फिर हमने पढ़ा इसके फीचर्स क्या थे और अमेरिका से किस तरीके से अलग था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा कि जो सोवियत संघ है इसका विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, किस कारणों से इसका विघटन हो गया, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला। इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो सोवियत संघ का विघटन है वो कब होता है? 1991 में। कब होता है? 1991 में। तो अभी जो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कि कैसे हमारा न्यू वर्ल्ड इमर्ज होकर आता है आफ्टर 1991, ठीक है, कि 1991 के बाद जो हमारी एक नई व्यवस्था है, एक नई चीजें हैं, वो किस तरीके से उभर कर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो सोवियत संघ है 19 के बाद, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 19 तक ही पढ़ा था, ठीक है, और 19 के बाद हमने कुछ चीजें बताई थी कि जो शीत युद्ध है उसकी समाप्ति हो गई, इसके विघटन के साथ एक नया विश्व देखने को मिला, और जो वर्ल्ड है वो 2 ध्रुव से 1 ध्रुव, या कह सकते हैं हम बहुध्रुवीय बन गया, ठीक है। तो एक ध्रुव वैसे बेसिकली तो एक ध्रुवीय माना जाता है, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र शक्ति रह गई थी, ठीक है। तो और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो देखो सबसे फर्स्ट आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा, उसका फोकस जो होगा हमारे ऊपर, ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट को ही जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बुक जब तक नहीं आते तो आइडिया नहीं है कि क्या क्या चेंजेस किए गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में 90s के बाद चीजें वही रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले जो 90s के बाद चेंजेस देखने को मिलते हैं सोवियत संघ की तरफ से, ठीक है, वो रूस में देखने को मिलते हैं कि रूस ने शॉक थेरेपी, ठीक है, मॉडल को अपनाया, ठीक है। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसी के ऊपर होगा कि शॉक थेरेपी जो मॉडल था वो क्या था, ठीक है। जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे आज? शॉक थेरेपी मॉडल के ऊपर। जो शॉक थेरेपी था उसका मॉडल क्या है और इसको हम मॉडल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम इसके
अर्थ के बारे में जान ले। देखो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो ये इसकी आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो जो शॉक थेरेपी है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ जो है इसका वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मीन्स यानी कि क्या किया जाएगा, पहले उसको कोई सी भी चीज लो, पहले उसको कूटो, कूटने के बाद जब वो पूरी तरह से लगे कि हाँ इसमें कुछ जान बची हुई है तो फिर उसको ले जाकर ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो उसी का मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना। मीन्स यानी कि जैसे पहले तो एक मार दो, ठीक है, मारने के बाद जब वो अधमरा टाइप का हो जाए, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ चीजें बची हैं कि फिर वो दोबारा डेवलप हो सकता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए उसको तरीके सुझाव, उसको ट्रीटमेंट करो, ट्रीट करो उसे कि किस तरीके से वो डेवलप कर सकता है। उसी को बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये आघात किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? आघात का मतलब है कि किसकी? जो यूएसएसआर था, ठीक है, आघात का मतलब क्या है कि जो यूएसएसआर था इसकी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा। ठीक है, और अब जो है, ठीक है, आघात तो यूएसएसआर जो खत्म हो गया था तो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर हुई थी और इसका उत्तराधिकारी कौन बनकर आया? इसका जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी जो था, उत्तराधिकारी, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन बनकर आता है? तो इसका उत्तराधिकारी बनता है रूस। कौन बनता है? रूस। ठीक है, यानी जो यूएसएसआर था इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, ठीक है, यानी कि ये बताया गया है कि जो यूएसएसआर थी उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और कमजोर होने के बाद जब इसका विघटन हुआ तो यूएसएसआर के विघटन के बाद इसका उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है क्योंकि वो उसका उत्तराधिकारी होता है, वैसे ही जो यूएसएसआर था इसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस आया और रूस ने क्या किया? शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया। रूस ने क्या किया? शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाना। ठीक है, जो शॉक थेरेपी मॉडल है किसने अपनाया था? रूस ने। ठीक है, अब ये जो शॉक थेरेपी मॉडल था, ठीक है, ये था क्या? देखो शॉक थेरेपी जो मॉडल था ये था साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण। ठीक है, यानी कि जो ये मॉडल था, रूस का शॉक थेरेपी का मॉडल था, वो क्या था? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण। मीन्स यानी कि साम्यवाद से हम क्या करेंगे? पूंजीवाद की तरफ जाएंगे। यानी कि अभी हमने पढ़ा था, जो इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ है यहाँ पे विचारधारा कौन सी थी? साम्यवाद। कौन सी थी? साम्यवादी विचारधारा थी। कहां पे? यूएसएसआर में। अब इसने क्या किया? यूएसएसआर तो खत्म हो गया था, रूस में भी साम्यवादी विचारधारा थी, तो रूस ने क्या किया? अपने साम्यवादी विचारधारा की जगह अब उसने पूंजीवाद की तरफ ध्यान देना शुरू किया, यानी कि पूंजीवाद की तरफ उसका संक्रमण हुआ। संक्रमण का मतलब कि साम्यवाद से वो पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है? क्योंकि साम्यवाद से इनको ज्यादा लाभ नहीं मिला था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपने आप को साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ ले जाया जाए। और जब पूंजीवाद की तरफ संक्रमण हो रहा था तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका, ठीक है, यूएसए, इसने इस मॉडल को यानी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के मॉडल को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया। ये शॉक थेरेपी का नाम किनके द्वारा सुझाया गया है? तो इनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएसए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका। ठीक है,
तो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक मॉडल, यानी मॉडल कौन सा, ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ना, ठीक है, संक्रमण होना। तो इस मॉडल को इन्होंने शॉक थेरेपी का नाम दिया। इन्होंने बताया कि जो ये परिवर्तन है ना वो शॉक थेरेपी है, ठीक है। अब ये परिवर्तन जो शॉक थेरेपी ऐसा क्यों किया, तो क्यों कहा गया ये शॉक थेरेपी मॉडल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे शॉक थेरेपी का मतलब बताया गया आघात पहुंचाकर उपचार करने, तो अर्थ है। लेकिन शॉक थेरेपी वर्ड आया कहां से, नाम क्यों दिया गया, तो क्यों दिया गया, क्योंकि रूस ने इस मॉडल को अपनाया था। ये मॉडल क्या था, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चेंज होना, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है हमारी, और हम क्या कर रहे हैं, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, साम्यवाद से हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये मॉडल का नाम शॉक थेरेपी कहा गया। अब इससे क्या हुआ कि जो रूस की अर्थव्यवस्था है उसको गहरा आघात पहुंचा, ठीक है। क्या हुआ, रूस की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, रूस की अर्थव्यवस्था जो है उस पे काफी ज्यादा आघात देखने को मिला, और जब आघात आया तो उसी आघात से निपटने के लिए, उसको अपने आप को बेटर बनाने के लिए इन्होंने इस मॉडल को अपनाया। अब देखो इस मॉडल को अपनाया तो ये मॉडल था क्या, क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिले, ठीक है। दो जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। वो परिवर्तन क्या थे, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, देखो सबसे पहले जो देखा जाता है कि जो शॉक थेरेपी मॉडल था इसको अपनाने से क्या हुआ, सबसे फर्स्ट क्या देखने को मिला, हमें परिवर्तन क्या देखने को मिला शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने से। तो जो शॉक थेरेपी मॉडल था इसमें था क्या, तो इसमें यह था कि जो शॉक थेरेपी है उससे क्या किया जाएगा, सबसे पहले निजी संपत्ति की शुरुआत देखने को मिली, यानी कि पहले यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, अब ये शुरू हो गए, ठीक है। अधिकतर उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना, ये कुछ चेंजेस है जो शॉक थेरेपी से देखने को मिलते हैं। निजी संपत्ति की शुरुआत हुई, अधिकतर उद्योगों को सस्ते सस्ते दामों पर बेच दिया गया, ठीक है। पूंजीवाद को अपनाया गया, सामूहिक कृषि को खत्म कर दिया गया, ठीक है। छूट बंद कर दी गई, और ठीक है, ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि निजी संपत्ति की शुरुआत हुई, यहाँ पे जो अधिकतर उद्योग थे उनको सस्ते दामों पर बेचना पड़ा, जो पूंजीवाद था उसको अपनाया गया, सामूहिक जो खेती थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, और जो छूट दी जाती थी उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। और अब देखो ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो शॉक थेरेपी है उससे क्या क्या परिवर्तन आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखो निजी संपत्ति की शुरुआत, यानी कि अब जो है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को मिली, यानी कि जो पहले वहां पे सभी सरकार के अधीन कार्य होता था, ठीक है, यहाँ पे अब सरकार के अधीन कार्य के अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बाजार या मुक्त व्यापार कह सकते हैं, मुक्त बाजार को बढ़ावा, ठीक है, मुक्त बाजार को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे। यानी कि पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इसकी विशेषता में कि जो सोवियत संघ है यहाँ का जो ट्रेड है वो केवल यही होता था, इससे बाहर नहीं होता था, ठीक है। सोवियत संघ का जो व्यापार है वो सोवियत संघ के अंतर्गत ही होता था, लेकिन जब रूस बना
तो रूस ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने क्या क्या मुक्त बाजार को अपनाना शुरू किया। फ्री मार्केट मींस यानी कि जो भी लाइसेंस वगैरह थे उसको खत्म किया गया ताकि वहां की अर्थव्यवस्था को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, अगर मुक्त व्यापार नहीं होगा तो क्या होंगे, ट्रेड बैरियर्स होंगे, व्यापार अवरोध होंगे। अब जब व्यापार अवरोध होगा तो क्या होगा, जो बाहर की कंपनियां हैं वो उस देश में व्यापार नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको लाइसेंस चाहिए होगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर दी, कम कर दी गई, उदारीकरण कर दिया गया इसका। ठीक है, और निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको रखने की मंजूरी दे दी गई, यानी कि वहां पे जो लोग थे अब वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार होता था और वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरीके से चाहे प्रयोग कर सकते थे। लेकिन पहले क्या था, सोसाइटी से पहले, कि वहां के लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, उनकी खुद की संपत्ति नहीं थी। ठीक है, खुद की संपत्ति उनकी नहीं होती थी और ना ही किसी भी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार देखने को मिलता था। लेकिन शॉक थेरेपी के बाद ये चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अब ये चेंजेस देखने को मिले, इसके साथ साथ क्या है कि जो अधिकतर जो उद्योग है उसको हम देखते हैं कि वो सस्ते दामों पर बेच दिए गए। देखो, अधिकतर उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे हमारा, कि उस समय सोवियत संघ ने लगभग 90% जो उद्योग थे इनको सस्ते दामों पर बेचा था। कितने, 90%। सोच सकते हो 90 मीन्स 100 में केवल 10% उद्योगी जो थे जो ठीक तरीके से चल रहे थे, बल्कि इसके अलावा 90% जो उद्योग था उसको सस्ते दामों पर बेच दिया गया। अब ये सस्ते दामों पर बेच दिया गया, तो ये सस्ते दामों पर जब बेचा गया तो इसको हम विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व की कह सकते हो या इतिहास की। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से इसको जाना जाता है। कि इतिहास में, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रूस ने अपने अधिकतर उद्योगों को सस्ते दामों का मतलब है पौने पौने दामों पर बेच दिया। जितनी भी कीमत मिली उसकी, उसी दामों पर उसने बेचना स्वीकार किया। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना था, अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। इसको क्या करना था, रूस को। ठीक है, जो रूस है, ठीक है, कौन, जो रूस है इसको क्या करना था, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार। ठीक है, जो रूस है इसको अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना था और अर्थव्यवस्था में सुधार करने का जो एक तरीका था, एकमात्र यही तरीका था कि ये साम्यवाद से पूंजीवाद के मॉडल को अपनाए। ठीक है, तो इससे पूंजीवाद को अपनाना पड़ा, इसे साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना पड़ा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, यानी कि पहले जो ये देखने को मिलता था कि वहां की पूरी जो प्रॉपर्टी थी वहां पे केवल राज्य का नियंत्रण था। यानी हमने पढ़ा था पूंजीवाद और साम्यवाद में, जैसे कि बताया था कि जो साम्यवाद है ये क्या है कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के वितरण पर किसी राज्य या सरकार का अधिकार। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि जो साम्यवाद है वो क्या है, उत्पादन के साधन और उत्पादन के वितरण पे राज्य का अधिकार। ठीक है, साम्यवाद कहलाएगा। और पूंजीवाद क्या होगा, इससे थोड़ा सा अलग। पूंजीवाद क्या होगा हमारा, पूंजीवाद होगा उत्पादन के साधन और वितरण पे किसी एक व्यक्ति या किसी समूह का अधिकार। यानी कि इसमें सरकार होगी, इसमें क्या होगी, सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, इसमें सरकार का नियंत्रण होगा और इसमें क्या होगा, व्यक्ति का नियंत्रण, व्यक्ति का नियंत्रण।
ठीक है, यानी इसमें सरकार का नियंत्रण होगा और उसमें व्यक्ति का नियंत्रण देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति का नियंत्रण और सरकार का नियंत्रण कैसे है। ठीक है, अब जो इसके बाद है सरकार का नियंत्रण, तो इसमें क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि वहां पे सामूहिक कृषि को खत्म किया गया। सामूहिक खेती को खत्म किया गया। अब देखो सामूहिक खेती क्या है, यानी कृषि को खत्म करने का मतलब क्या था। पहले वहां देखते थे कि जो भी एग्रीकल्चर फील्ड हुआ करती थी, ठीक है, जो भी वहां पे खेती होती थी वो खेती किसके द्वारा की जाती थी, वहां की सरकार करवाती थी। कौन करवाती थी, वहां की सरकार कराती थी खेती। लेकिन अब जो है ये सामूहिक खेती को खत्म कर दिया गया और खेती का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, खेती का क्या किया गया, निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब खेती का यहां पे क्या हो गया, निजीकरण हो गया, निजीकरण। ठीक है, खेती का क्या हो गया, निजीकरण। कृषि का निजीकरण। निजीकरण का मतलब है कि खेती को अभी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और जो भी लोगों को वहां पे सब्सिडी मिलती थी, छूट मिलती थी, ठीक है, जो भी वहां पे लोगों को छूट मिलती थी, छूट को बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि पूंजीवाद का जो मेन मकसद होता है, ठीक है, पूंजीवाद का या पूंजीपति जो है, इनका जो एकमात्र उद्देश्य होता है टू गेन प्रॉफिट, लाभ को अर्जित करना, लाभ को बढ़ाना। ठीक है, जब भी हम पूंजीवाद की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो इसका मेन मोटिव होता है टू गेन प्रॉफिट, कि कैसे भी करके अपना प्रॉफिट जो है उसको गेन करना है, अपने लाभ को अर्जित करना, अपने लाभ को बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी हो जाए। ठीक है, उससे किसी भी तरीके की वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अपना लाभ प्राप्त करना चाहता है, चाहे मजदूरों का शोषण हो रहा हो या मजदूरों को लाभ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उसका मतलब होता है केवल अपना प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, यही पूंजीवादी विचारधारा कहलाती है कि एक व्यक्ति जब प्राइवेट फर्म चलाता है तो उस प्राइवेट फर्म का मेन उद्देश्य यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ को अर्जित करे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करे। तो यहाँ पे जो भी छूट दी जाती थी पहले सरकार द्वारा, जो सब्सिडीज दी जाती थी, सब्सिडी समझते हो ना, जो छूट देती है गवर्नमेंट, जैसे गैस सिलेंडर पे देती है या कई सारी चीजों पे सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है कि जितना अमाउंट होगा उससे कम अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो अब जो छूट थी वो छूट भी यहाँ पे खत्म कर दी गई। तो ये कुछ शॉक थेरेपी में देखने को मिला। अब ये सब जो शॉक थेरेपी अपना तो लिया गया, लेकिन इसका एक भयंकर परिणाम हमें देखने को मिला। ठीक है, ये तो कुछ चीजें चेंजेस हुए। अब देखो इसका परिणाम क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक खतरनाक परिणाम देखने को मिला है हमें इसका। ठीक है, और वो क्या है, देखो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया गया तो इसका हमें परिणाम क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अगर परिणाम की बात की जाए कि क्या क्या परिणाम देखने को मिले हैं इसके, तो हम ये देखेंगे कि उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचना। ठीक है, ये एक परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। दूसरा, जो यहाँ की मुद्रा थी रूबल, मुद्रा में गिरावट देखने को मिली, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो रूस की थी, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। ठीक है, उसमें गिरावट देखने को मिली। बेरोजगारी में वृद्धि, महंगाई दर का बढ़ना, अर्थव्यवस्था का चरमराना। ठीक है, अर्थव्यवस्था का चरमराना, अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। ठीक है, अर्थव्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना,
ठीक है, तो ये कुछ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं कि और लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी, ठीक है, ठीक है, क्यों हुआ था? तो ये उत्पादन में कमी, ठीक है। देखो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जब यहां पे परिणाम आए, यानी कि जो शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया गया, ठीक है, तो शॉक थेरेपी मॉडल जो है उसमें क्या क्या देखने को मिला, क्या परिणाम देखने को मिलते हैं हमें। तो देखो जो शॉक थेरेपी था इसका परिणाम क्या है, उद्योगों को सस्ते दामों पर बेचा गया। हमने पढ़ा था कि ये परिवर्तन देखने को मिला था और सबसे बड़ी ग्रास सेल इसी को हम कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि 90% जो उद्योग थे, कितने? 90%, ठीक है, 90% उद्योग थे ये सस्ते दामों पर बेचे गए थे, ठीक है। इसके साथ साथ रूबल मुद्रा का मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रूस है वो व्यापार करने के लिए अपनी मुद्रा रूबल का प्रयोग करता था। अब क्या हुआ? रूबल मुद्रा में गिरावट आई कि डॉलर की तुलना में रूबल का जो वैल्यू था वो कम हो गया, ठीक है, और मुद्रास्फीति जैसी सिचुएशन देखने को मिली। तो रूबल मुद्रा में गिरावट देखने को मिली, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि पहले वहां पे जो सरकार है वो वहां के लोगों को रोजगार देती थी, अगर रोजगार नहीं होता था तो वहां पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब जो व्यवस्था है वो किसके हाथों में थी? पूंजीवाद की। किसके हाथों में थी? पूंजीवाद, ठीक है, किसके हाथों में थी? पूंजीवाद के हाथों में थी। पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद के हाथों में थी। अब जो पूंजीवाद के हाथों में होने के कारण क्या है कि वो केवल प्रॉफिट देख रहा था और उसने क्या किया कि लोगों बेरोजगार हो कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं था, जिससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर वहां पे बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई भी होने लगी। अब महंगाई बढ़ने के पीछे रीजन क्या था कि महंगाई का बढ़ना क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी उत्पादन में कमी होने के कारण। उत्पादन में जब कमी होने लगी तो वहां पे महंगाई की जो दर थी वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी। अब इतनी महंगाई बढ़ गई वहां पे कि वहां के जो लोग थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, लोगों की आवश्यकता, ठीक है। अब क्या हुआ? बेरोजगारी में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था और बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद हो चुकी थी क्योंकि सभी प्राइवेट सेक्टर में चली गई थी। और इससे क्या हुआ? जो लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जितनी मांग थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाती थी। और सप्लाई ना होने की वजह से क्या है कि मांग तो बढ़ने लगी लेकिन सप्लाई पूरी ना होने की वजह से क्या हुआ? महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है, लोगों को जरूरत तो थी तो चीजें महंगी होने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें इस मॉडल के बाद देखने को मिलती है। हालांकि ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रही लेकिन बाद में रूस ने इसी मॉडल के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करना शुरू किया, ठीक है। उस समय इसकी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, यानी कि एकदम से अगर हम परिवर्तन करते हैं किसी भी चीज में तो हमारी अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव इंपैक्ट एकदम से नहीं आता, ठीक है। जो सकारात्मक प्रभाव है वो चेंज के साथ नहीं आता, वो कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है। और कुछ टाइम बाद देखने का मतलब है कि जब हमने ये अपनाया तो उस समय तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि शॉक थेरेपी क्या था और जो शॉक थेरेपी का मॉडल है वो क्या देखने को मिलता है, ठीक है, वो किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया और इसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो ये था इसका 4th पार्ट और यहां तक जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसमें कंटेंट क्या ऐड किए गए हैं
ठीक है। अब देखो ये चैप्टर काफी लेंथी हो गया, ठीक है। पहले क्योंकि इसमें चैप्टर थर्ड, जो आपका चैप्टर थर्ड था, इसके बाद दो ध्रुवीयता के अंत के बाद जो चैप्टर थर्ड है वो था आपका अमेरिकी वर्चस्व का। अब क्या हुआ कि जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू गाइडलाइन जो सीबीएसई की आई है 2020-21 की जो सिलेबस है, उसमें क्या गया, तीसरे चैप्टर को रिड्यूस करके कुछ पार्ट उसका इसमें दिया गया है, सेकंड चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। वो क्या है, तो उसमें हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के बारे में, गल्फ वॉर के बारे में, और जो सीआईएस था, ठीक है। जब पिछली क्लास में बात की थी मैंने सीआईएस की, ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, वो क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर वो काफी ज्यादा अब लेंथी हो चुका है, ठीक है। पहले थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक को इसमें मर्ज करने की वजह से थोड़ा और लेंथी हो गया है, ठीक है। तो इससे इसके जो आगे का जो पॉइंट है जिसमें हम अफगानिस्तान में हस्तक्षेप और गल्फ वॉर, ठीक है, दो पॉइंट पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कि गल्फ वॉर क्या था, यानी गल्फ वॉर का मतलब खाड़ी युद्ध जो है वो क्या था, और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के क्या परिणाम रहे, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट था, और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो न्यू अपडेट है वो जरूर देखना है क्योंकि चेंज हुआ है आपका सिलेबस, तो न्यू अपडेट बहुत ही जरूरी है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, वहां से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।